अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो है ये एक्सरसाइज 2.6 की थी। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सर्किट टोपोलॉजीज जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जब आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करना हो या इन जनरल सर्किट्स या सिग्नल्स के साथ कोई ख़ास टारगेट अचीव करने लगे, तो वहाँ पे ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सर्किट टोपोलॉजी है ओप एम्प के साथ, जिसको वेटेड समर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की, कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारे पास इस पॉइंट पे 0 वोल्ट्स वर्चुअल ग्राउंड होता है। अब वर्चुअल ग्राउंड से क्या हमें फ़ायदा होता है कि अगर हम ये पॉइंट ज़ीरो हमारे पास है, तो अगर हम यहाँ पे एक की बजाय मल्टीपल सप्लाईज या सिग्नल्स दे दें और हर सिग्नल के साथ आप लेट से डिफरेंट रजिस्टर लगा दें। फॉर एग्जांपल पहला है इसके साथ R1 है, दूसरा R2 है, सो ऑन टू n जिसके साथ Rn लगा हुआ है। तो हर सप्लाई या हर सिग्नल की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास होगा, जो भी यहाँ पे V1 लेट से आपके पास लगा -0 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, V1 ओवर R1 सेकंड आपने लगाया था। ये एक और ब्रांच इधर अवेलेबल होने की के बावजूद आपके पास कोई भी करंट जो है वो इधर को फ्लो नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर से आपके पास ये एक तरह का ना इस ब्रांच से सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड की वजह से इधर को करंट आएगा। सेकंड ब्रांच के अंदर जो है वो V2 ओवर R2 है। आखिरी ब्रांच के अंदर आपके पास Vn ओवर Rn जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तमाम जो है जितनी मर्जी आपने इधर लगाने, वो सारे के सारे कनेक्टेड इस पॉइंट पे होंगे। उन सारों की वजह से इधर करंट आएगा और ये एंड पे जो I है ओवरऑल, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर R1 V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन टू Vn। ठीक है, तो आगे क्या होगा, ये सारा करंट, अब इधर से तो कोई करंट गुजर नहीं सकता ज़ीरो, तो ये सारा करंट इधर से गुजरेगा। आप इधर जब रिलेशन लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF I। अब यहाँ पे हम जो है ये इसके साथ लिखते हैं, तो ये बन जाता है माइनस RF, ये ओहम्स लॉ से हमने ये वाला रिलेशन निकाला, डिवाइडेड बाय RI टाइम्स V1 सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, जी हाँ, उसको क्लैरिफाई कर दूं, ये पूरा उस तरह से मेरे से लिखा नहीं जा रहा। तो हर करंट के साथ क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म आपके पास आ रही है, तो हर करंट डिफरेंट होगा। तो जब ये सारे करंट इकट्ठे होके आपके पास सिर्फ माइनस RF जो है उन सब से मल्टीप्लाई होना है, तो जो पहले को जो वोल्टेज, पहले की वजह से जो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आ जाएगी वो आपके पास होगी ये V1 ओवर R1 टाइम्स दिस थिंग। सेकेंड जो है उसकी वजह से आपके पास हो जाएगी RF ओवर R2 टाइम्स V2, और लास्ट जो है उसकी वजह से आपके पास RF ओवर Rn टाइम्स Vn, और इन सारों के साथ नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन वही इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो अब इसी को अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक तरह का नेगेटिव साइन असाइड, ये हमारे पास एक तरह का वेटेड समर है। वेटेड समर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, ये हो सकता है कि डीसी वोल्टेजेस हों, हो सकता है कि ये एसी सिग्नल्स हों, हो सकता है कि जी ये आपने एक कोई सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज पे रखा है, ये 1.5 किलो हर्ट्ज पे है, ये किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। तो जैसे ऑडियो फिल्टर्स नहीं आपके पास होते, जहाँ पे आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑडियो की या किसी और की, तो आप मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को डिफरेंट गेन दे सकते हैं, आप इसको वो समझ लें। तो आपने आवाज़ के मल्टीपल हिस्से किए और हर हिस्सा जो है वो डिफरेंट साइड पे दे दिया,
और ये R1 R2 इनको आप जब ट्यून करते हैं एक तरह का, तो R1 की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ाने से क्या होगा कि V1 का गेन कम हो जाएगा। RF तो सारों के लिए बराबर है, V1 के लिए गेन कम हो जाएगा। अगर मैं इसको कम करूंगा, इसकी वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ, तो मेरे पास V1 को गेन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जो ये सेकंड वोल्टेज का ये सिग्नल जो भी आपके पास है, उसका भी आप गेन एडजस्ट कर सकते हैं, आखिरी का भी। तो ये आप समझ लें कि नॉब्स एक तरह की, ये पोटेंशियोमीटर अगर आपने लगाया हो तो आप इसको चेंज करने से ओवरऑल जो है, जो आउटपुट आपके पास आनी है, जो इन सारों के सम से बनी है, उसमें हर एक की कंट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है जो कि हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। इसको सॉल्व करने का एक सेपरेट भी आपके पास तरीका है, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो कि जहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि आप वी आउटपुट 1 निकाल लें पहले, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगी, और बाकी सबको सप्रेस कर दें। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप निकालेंगे, यहाँ पे I1 की वजह से जो करंट है वो जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, नॉर्मल ये वाले हिस्से ऐसे होगा जैसे कनेक्टेड ही नहीं है, जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये एक नॉर्मल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह आपको गेन दे देगा, -RF ओवर R1 टाइम्स V1। इसी तरह जब आपने सेकंड के केस में निकालना हो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, तो बाकी सारों को आप सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन सारों की वजह से कोई करंट नहीं आ रहा, और ये V आउटपुट 2 इज इक्वल टू -RF ओवर R2 V2। ठीक है, और इस तरह करके n तक चले जाएं, और एंड पे जो ओवरऑल आउटपुट होगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि वो इन तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगी, इज इक्वल टू V आउटपुट 1 प्लस V आउटपुट 2 प्लस सो ऑन टिल V आउटपुट n का मतलब है कि ये n 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो 10 सिग्नल हो, 5 और 4 जो मर्जी हो, तो इनको भी सम करके सुपरपोजिशन से करें तो यही रिजल्ट आपके पास आता है। तो ये हमने बना लिया, लेकिन एक हमारे पास इधर जो डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है वो ये है कि ये साइन नेगेटिव है। आपने इनपुट सिग्नल पॉजिटिव दिया था, आउटपुट पे नेगेटिव हो गया। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप एक मॉडिफाइड वेटेड समर बना सकते हैं, जिसके अंदर पहले की आउटपुट के ऊपर आप एक और वेटेड समर बना दें और आगे लगा दें, तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म की ये आपके पास इस तरह की सर्किटरी आ गई। इसमें अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास जो पिछली स्टेजेस हैं उनका क्या गेन आता है, तो इन्वर्टिंग लगा है, सारा कुछ है, मॉडिफाइड वेटेड समर का रिलेशन हमें पता है, तो ये हो जाएगा -V1, बल्कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 टाइम्स RA। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी कि ये और ये वाले जो हैं, V1 की वजह से -RA ओवर R1 V1 हो गया, V2 की वजह से -RA ओवर R2 V2 हो गया। पर इसके आगे जो है, अब ये आप समझेंगे जैसे इनपुट के ऊपर यहाँ पे था, पिछला जब ये वोल्टेज पता चल गई, पिछला हिस्सा आप एक तरह का नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये वोल्टेज आपके पास यहाँ पे है, बाकी V3 भी है, V4 भी है, इस वोल्टेज को मैं कह देता हूँ V डैश लेट से, या VB कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टर लगा हुआ है। तो VB वोल्टेज आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आगे फिर दोबारा वेटेड समर का वही आप रिलेशन यूज़ करेंगे।
तो जो ये VB था टर्म, ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी VB की टर्म माइनस RC ओवर RB से। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी उससे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये इतना लंबा रिलेशन नहीं दोबारा लिखता। तो हमारे पास क्या होगा कि जी माइनस RA ओवर R1 मल्टीप्लाई हो गया माइनस RC ओवर RB से। तो माइनस साइन खत्म हो गए, RA ओवर R1 ये लिखा है, RC ओवर RB ये लिखा है। तो अब आपके पास ये सारे रेजिस्टर्स और चीज़ें, इसमें RC RA RB को आप नहीं अगर चेंज करते और फिक्स रहने देते हैं, तो R1 और R2 से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसी तरह जो सेकंड था उसमें था VRA ओवर R2, वो यहाँ पे है, और यहाँ से RC ओवर RB आपके पास आ गया। जो ये V3 और V4 हैं, ये क्योंकि पहले से नहीं आ रहे, तो इनके पास पहला गेन यहाँ से आएगा और ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। ये V1 और V2 के लिए एक नेगेटिव साइन और दूसरा नेगेटिव साइन कैंसलेशन हुई है, बाकी केसेस में इनके केस में नहीं रहेगा। तो ये गेन आ जाएगा माइनस RC ओवर R3, V3 को मिल गया, और V4 को गेन मिला माइनस RC ओवर R4। तो ये आपके पास जो है ओवरऑल भी आउटपुट आ गई, जिसमें हर सिग्नल को डिफरेंट गेन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडिफाइड वेटेड समर है, जिसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ किया जा सकता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के V1 हों, डिफरेंट DC वोल्टेजेस हों, ठीक है, आपने ऑडियो सिग्नल के अंदर जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स के साथ कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आते हैं ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। फ़र्क क्या है कि जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, फीडबैक तो दोनों के केस में आपके पास आ रहा है। फीडबैक दोनों के केस में नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ही आना है, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर एम्पलीफायर नहीं बन सकता। वो और आपके पास सर्किटरीज होती हैं जिनको श्मिट ट्रिगर्स कहते हैं, या डिफरेंट एक चीज़ है। तो इन्वर्टिंग में क्या आपने किया हुआ था कि इसको ग्राउंड किया हुआ था और इधर रेजिस्टर्स लगा के यहाँ पे आपने इनपुट दी हुई थी अपनी। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, बाकी सब कुछ उसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे सप्लाई की बजाय ग्राउंड लगा दिया, और इधर जो है ग्राउंड की बजाय सप्लाई लगा दी। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर सप्लाई आ रही है, लाजमी नहीं डायरेक्ट हो सकता है रजिस्टर्स के नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड हो, पर इस पे रही है, तो इसको नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे हम। और ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी बनी हुई है। तो इसके अंदर जो है सॉल्व कैसे हम करेंगे इसको, उन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके जो हमें बेसिक आइडियल ऑप एम्प के पता है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास के ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिटी है, तो जिसका मतलब है कि वी आउटपुट ओवर ए इज इक्वल टू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये गेन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव, पर ये किसके बराबर होगा? पहले जब हम कर रहे थे तो हमारे पास इस पॉइंट पे तो हमें अभी भी नहीं पता कि क्या वोल्टेज होगी, क्योंकि वो हम डायरेक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते, करंट क्या है बाकी चीज़ें हमें नहीं पता। पर वी पॉजिटिव पे तो हमने डायरेक्ट फोर्स किया हुआ है, कोई और लूप नहीं निकली हुई, कोई आउटपुट के साथ कोई फीडबैक नहीं है। तो वी पॉजिटिव हमारे पास है वी इनपुट के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वी नेगेटिव है, ये भी हमारे पास होगी वी इनपुट के बराबर। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास वी इनपुट।
ठीक है, तो अब ये भी इनपुट हो गया, आगे क्या करें? अब इधर से I1 करंट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है और इधर ग्राउंड है, तो ये आपके पास जो I1 होगा वो इस डायरेक्शन में अब फ्लो करेगा, और I1 इज इक्वल टू VI ओवर R1। और ये करंट जो है कहाँ से आएगा? अब इधर से तो ना कोई करंट आ सकता है ना जा सकता है। इस आइडियल ऑप एम्प की जो इनपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो सारा का सारा करंट यहाँ से आएगा, I2 इज इक्वल टू I1। ठीक है, तो यहाँ से करेगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना ओहम्स लॉ। तो वो हमें बताता है टेल के ऊपर V आउटपुट माइनस इधर हमारे पास है V इनपुट इस टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग के केस में 0 थी, इज इक्वल टू I1 I2 दोनों बराबर हैं टाइम्स R2। ठीक है, तो ये आ गया V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट प्लस V इनपुट R2 ओवर R1। तो V इनपुट अगर कॉमन लेके इधर हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वर्टिंग के केस में जहाँ पे गेन आ रहा था माइनस R2 ओवर R1, ठीक है, क्लोज लूप गेन G जो है ना, इन्वर्टिंग के केस में ये आ रहा था माइनस R2 ओवर R1। उसके मुकाबले में नॉन इन्वर्टिंग में गेन हमें ज़्यादा मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो अब 1 प्लस R2 ओवर R1, अगर R2 10 किलो ओम है, R1 1 किलो ओम है, तो यहाँ पे गेन था -10, यहाँ पे गेन है +11। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इसके अंदर तकरीबन उसी तरीके से सॉल्व करने के स्टेप्स वही हैं। इसमें वर्चुअल ग्राउंड नहीं आता, इन्वर्टिंग में वर्चुअल ग्राउंड आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, पूरा उस हिसाब से सॉल्व किया हुआ है जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे भी दूसरे केस में अगर आपके पास जो है a इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कि आप ओपन लूप गेन को इन्फिनिटी अगर नहीं आपके पास गिवन और उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है a की, तो उस केस में न्यूमरेटर आपके पास, डिनोमिनेटर आपके पास उसी तरह से रहेगा जिस तरह से इन्वर्टिंग के केस में था, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर आगे 1 प्लस R2 ओवर R1 ओवर a, और जो न्यूमरेटर है वो आपके पास वही रहेगा जो नॉन इन्वर्टिंग में अपने यहाँ पे निकाला है। तो न्यूमरेटर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसा है। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये वहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके लास्ट लेक्चर के अंदर इसका बताया गया था। अच्छा, एक जो हमारे पास स्पेशल केस आता है, ठीक है, इसी रिलेशन में अगर हम देखें 1 प्लस R2 ओवर R1, ये हमारे पास है गेन। ठीक है, तो हम एक स्पेशल केस में क्या कर सकते हैं कि अगर जो यहाँ पे R1 लगा है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, तो हमारे पास क्या होगा? इन्फिनिटी कैसे करेंगे जी? कुछ भी कनेक्ट ही ना करें, आसान है बल्कि काम। तो हमारे पास उस केस में ये हो जाएगा 1 प्लस R2 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 1। मतलब कि इनपुट और आउटपुट बराबर होगी अगर हम इसको इन्फिनिटी कर देते हैं। तो फर्दर अगर इन्फिनिटी करते हैं तो इस रजिस्टर का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों ना इसको भी ज़ीरो कर दिया जाए, जो कि फर्दर सपोर्ट करेगा इसको। तो ये जो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमने इस वाले रजिस्टर को, नॉन इन्वर्टिंग के ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इस रजिस्टर को इन्फिनिटी कर दिया R1 को और R2 को ज़ीरो कर दिया,
इसको कहते हैं यूनिटी गेन बफर और वोल्टेज फॉलोअर एम्पलीफायर। और ये हमारे पास मोस्ट एलिगेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक ओप एम्प आप ले रहे हैं और उसमें बगैर किसी एडिशनल कंपोनेंट्स के आपने उसको कनेक्ट किया और आपके पास जो है गेन यूनिटी का आ रहा है। जैसे इनपुट चेंज होगा वैसे ही आउटपुट। ये उसी तरीके से है जैसे आपके पास बीजेटी के केस में अगर यहाँ पर से आपने इस तरह से किया हुआ है, इनपुट अगर इधर देते हैं और आउटपुट आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो ये तकरीबन वही जो है कॉमन कोलेक्टर जो है या वोल्टेज फॉलोअर उसी तरह का बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे डीसी के केस में सैचुरेशन, कट ऑफ, बहुत सारे और मसाइल आ सकते हैं, जो कि आपके पास एक वोल्टेज बफर जिसमें 27 या 23 बीजेटीज लगा के आप वही चीज़ अचीव कर रहे हैं। जो काम एक बीजेटी कर सकता है 23 बीजेटी उससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये उसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से करेगा। अच्छा जी, अभी हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल आई है और इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले देखते हैं जी। ओपन लूप है, क्लोज लूप है। ये हमारे पास क्लोज लूप है। फीडबैक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? फीडबैक नेगेटिव है क्योंकि ये लूप नेगेटिव टर्मिनल से इन्वर्टिंग से कनेक्टेड है। फिर ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जी इनपुट्स कहाँ कनेक्टेड है। इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड हैं नॉन इन्वर्टिंग पे। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, असाइनमेंट्स में पूछा जाएगा या कहीं और पूछा जाएगा और स्टूडेंट्स इसको गलत कर रहे होंगे, क्योंकि एक चीज़ है जो कि बार बार मैं हर साल जो है स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ और वो नहीं कर रहे होते और पेपर में आता है और फिर वही गलती हो रही होती है। तो अभी अगर आप लोग सुन रहे हैं, तवज्जो से ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड है, दोबारा जाके देख सकते हैं इस इंस्टेंस को, तो वहाँ पे ये चीज़ याद रखें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के अंदर क्या फ़र्क है। इन्वर्टिंग के केस के अंदर आपके पास ये वाला जो है ना, इधर कनेक्टेड थे इनपुट्स और ये वाला पॉइंट वर्चुअल ग्राउंड होता था। नॉन इन्वर्टिंग के केस में ये कोई भी वर्चुअल ग्राउंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाजमन सुपरपोजिशन से ही इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। अब सुपरपोजिशन से क्या होगा? लेट्स से ये V1 है, तो सुपरपोजिशन में मैं निकालना चाहता हूँ V आउटपुट 1 ड्यू टू जो है ये 1 से, तो मैं सेकंड वाले को ग्राउंड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर से मेरे पास जो है क्या वोल्टेज आएगी? V प्लस क्या होगा? अब जो भी स्टूडेंट्स वैसे कर रहे हैं उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने कहना है कि जी ये V प्लस V1 के बराबर होगा, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है। लेकिन ये V प्लस V1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। 2K है, फिर 3K है, फिर आगे ग्राउंड है। तो V प्लस आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप यूं देख सकते हैं कि जी V प्लस और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज आपने निकालनी है, तो वो आपके पास किसके बराबर होगा? V प्लस इज इक्वल टू V प्लस 1 कह लेते हैं, क्योंकि सेकंड केस में भी निकालना होगा। वो हमारे पास होगा ये आउटपुट टर्मिनल के और ग्राउंड के दरमियान में। आउटपुट टर्मिनल ये है, ग्राउंड के दरमियान में 3K है, तो 3 ओवर इनका सम 5 टाइम्स V1। ठीक है, तो V प्लस 1 जो है वो इसके बराबर आपके पास आ जाएगा। और आगे इसका तो आपको गेन पता है, तो V आउटपुट 1 जो कि हमने यहाँ पे निकालना था वो क्या होगा? V प्लस 1, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी उसके आगे नॉन इन्वर्टिंग का गेन लगना है। V प्लस 1 should be multiplied by 1 plus R2 over R1, 9 by 1 is equal to 10 multiplied by V plus 1 किसके बराबर था? 3 by 5 times
V1 इज इक्वल टू 6V1। ठीक है, तो V आउटपुट 6V1 है। अगर आप यहाँ पे V1 डायरेक्ट कर देंगे, आप कहेंगे 10V1 के बराबर है, तो उस तरीके से आपके पास नहीं है। सेकंड केस, जब आपने इसको सुपरपोजिशन में VO2 निकालना है, कलर में अब डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, जब आपने VO2 निकालना है तो यहाँ पे आपके पास होगा ये V+2। V+2 क्या है? 2 इसके लिए निकाल रहे हैं, V1 को ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी? याद रहे कि इस केस में आपके पास जो वोल्टेज डिवाइडर है वो 3/5 नहीं आना। क्यों? क्योंकि V+2 और ग्राउंड के बीच में अब 2K आ रहा है। सो दिस इज 2/2 + 3 5 टाइम्स V2। ठीक है, और आगे जाके जब आपने इसको VO2 निकालना है तो VO2 इज इक्वल टू V+2 टाइम्स 1 + 9/1K 9/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया V+2 टाइम्स 10। ये +2 याद रहे कि ये वो डिनोमिनेटर में, और ये किस में हमारे पास आ जाता है? V+2। ये याद रहे कि ये ना +2 डिनोमिनेटर में मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल 2 वोल्ट ऐड नहीं कर देने। तो ये हमारे पास होगा 2/5, तो ये बनता है 2/5 टाइम्स 10V2। तो ये आ जाता है हमारे पास 4V2। 4V2 हो गया, और जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमारे पास होगी V आउटपुट 1 + V आउटपुट 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6V1 + 4V2। तो ये इसमें जो है ना, ये आपके पास इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आपने मल्टीपल आपके पास नॉन इन्वर्टिंग में कनेक्टेड हों, तो इन्वर्टिंग क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग का जो बेसिक था वो हमने देख लिया। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का पता है। तो अब हम आगे जो ओरिजिनल हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स नहीं बनाए होते थे, तो उसी से मिलता जुलता जो है, दोनों इनपुट टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टेबल एम्पलीफायर बनाएंगे जिसको डिफरेंस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और वो डिफरेंस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो है वो यहाँ पे है। अच्छा जी, अब ये कैसे करना है इसको? इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि जी VI1 भी है, VI2 भी है, क्लोज लूप है। ठीक है, क्लोज लूप टिक। उसके बाद फीडबैक कौन सा है? ये नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक, गुड। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ये देखा इन्वर्टिंग है, पर नीचे तो ये भी लगा हुआ है नॉन इन्वर्टिंग भी। तो इसका मतलब है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है इकट्ठे इसमें अवेलेबल है, तो इसलिए इसको डिफरेंस एम्पलीफायर कहेंगे कि ये इनका जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो इसको तरीका है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, जो हमने अभी पिछली एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया था। पहले हम क्या करते हैं, VO2 निकालते हैं, VO1। VO1 हमारे पास क्या आएगा, उसमें हम इसको सप्रेस कर देते हैं, तो VO1 हमारे पास आएगा ये इन्वर्टिंग की तरह का। ठीक है, अब जब यहाँ पे ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इसका मतलब है ग्राउंड ग्राउंड, हर तरफ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, 0 0 0 0, तो ये 0 वोल्ट आ गया। तो ये आपके पास एक्चुअल ग्राउंड के बराबर है।
जब ग्राउंड के बराबर है तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह बन गई जैसे आपने ओरिजिनली लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो V आउटपुट 1 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा मतलब एक तरीके से आपके पास उसी तरह से हो गया जैसे पहले था, ये आ गया माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 ओवर R1 टाइम्स V इनपुट 1। गुड, ये हमने पहला जो है वो पोर्शन निकाल लिया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने V इनपुट 2 की वजह से V आउटपुट 2 को निकालना है, तो इसको हम सप्रेस कर देते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब याद रहे जैसे पहले था उसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पे एक डिवाइडर लगना है। V प्लस आपको पहले निकालना है, वो V प्लस फिर इधर आएगा और नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला आपने आगे लगा देना। ठीक है, तो अब ये V प्लस क्या होगा, तो V प्लस के केस में वोल्टेज डिवाइडर लग रहा है। पहले आपके पास रेजिस्टर आएगा वो जो कि V प्लस और ग्राउंड के दरमियान में, R4 ओवर R3 प्लस R4 टाइम्स VI2। ये आपके पास आ गया जी V प्लस, और जब आपने ये फाइनल निकालना है तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1 जो कि नॉन इन्वर्टिंग का रिलेशन है। तो ये जो टोटल अगर आप देखेंगे ये आपके पास हो जाएगा R4 ओवर R3 प्लस R4 टाइम्स, ये पहला हो गया इस वोल्टेज डिवाइडर का। दूसरा आपके पास आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस R2 ओवर R1 टाइम्स VI2। तो जो ओवरऑल आउटपुट है जब आपने निकालनी होगी तो वो आपके पास इन पूरी टर्म्स के बराबर आ जाएगी। ये शायद आगे अगर लिखा हो तो, हाँ लिखा हो, तो इसको जब टोटल देखेंगे कि जी इन्वर्टिंग के केस में आपके पास जो है ये गेन आया, नॉन इन्वर्टिंग के केस में ये गेन आ गया। तो फर्दर इसमें अगर आपके पास ये जो पूरा हमने सॉल्व किया था इसमें अगर R3 इज इक्वल टू R1, ठीक है, R3 is equal to R1 and R4 is equal to R2, इसी रिलेशन को एक तरह से अगर मैं दोबारा लिखूँ ना आपको ये बताने के लिए कि क्यों ये इस तरह से हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें R4 ओवर R3, R4 ओवर R3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आता है, R4 ऊपर से कॉमन लिया 1, R3 नीचे से कॉमन लिया 1 प्लस R4 ओवर R3 टाइम्स 1 प्लस R2 ओवर R1। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा इससे कैंसल आउट हो जाए तो मुझे करना होगा R4 इज इक्वल टू R2 एंड R3 इज इक्वल टू R1। अगर ये मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, रेजिस्टर्स को मैच करके, तो ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, R4 ओवर R3। R4 को R2 के बराबर किया था, R2 ओवर R1 टाइम्स VI2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो है दोनों का जो है गेन तकरीबन एक जैसा आ जाएगा। ये R2 ओवर R1 V इनपुट 2 है, ये R2 ओवर R1 V इनपुट 1 है। तो जब ओवरऑल हम आउटपुट निकालेंगे विच इज इक्वल टू VO1 प्लस VO2, अगर ये पूरा रिलेशन इस तरह से हो जाता है,
तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, R2/R1 कॉमन ले लिया, V इंटू 2 माइनस V इंटू 1, जो कि इनपुट डिफरेंशियल है, जो ओरिजिनल आपने दिया था उसका डिफरेंशियल है। तो हमारे पास इस तरीके से एक ऐसा एम्पलीफायर बन जाता है जो कि दोनों टर्मिनल्स पे जो इनपुट वोल्टेज आ रही है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके R2/R1 जो है आपके पास गेन दे देगा। तो मतलब R2 क्योंकि R4 के भी बराबर है, ठीक है, R2 क्योंकि R4 के बराबर है, तो ये दोनों रेजिस्टर्स जितने ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, उतना आपके पास गेन ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल डिफरेंशियल गेन आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि जी किस तरीके से हमारे पास गेन आ सकता है। तो दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जी आप इस तरह की एक सप्लाई जो लगानी है वो इसी के बीच में लगा देंगे, तो जितना भी डिफरेंशियल आपने दिया होगा आउटपुट R2/R1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये R2 और R1 जो है ये उसी तरीके से लगाए भी हुए हैं खास केसेस में। अच्छा, अगर इस केस में हम अब इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो कैसे हमारे पास आएगी? तो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए तो डिफरेंशियल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास आइडियल ओप एम्प है जिसकी ओपन लूप जो गेन है वो हमारे पास इंफिनिटी है, तो उसके अंदर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, ये और ये वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे एक तरह का आपके पास यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हो। एक्चुअली शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, पर तमाम तरीकों से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बिहेव ऐसे करेंगे जैसे शॉर्ट सर्किटेड हो। तो उस केस में जो भी करंट इधर से आपके पास एक तरह का फ्लो कर रहा है, अगर आप सॉल्व करके आगे देखना चाहें कि जी कितना नेट करंट फ्लो करेगा, तो हमारे पास जो है यहाँ से इधर तक करके जो करंट I1 फ्लो कर रहा है, जो वोल्टेज इधर डिटरमिन होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पे होगी और उसकी वजह से उतना ही करंट वापस आ रहा होगा। तो टोटल जब हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस इधर की R1 और इधर की R1 इन सीरीज आ जाएगी, तो 2R1 हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि हमें ये इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी इन केस अगर हम चाहते हैं कि जी सिग्नल रेजिस्टेंस और उन चीज़ों की वजह से ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आउटपुट रेजिस्टेंस एज यूजुअल हमारे पास 0 रहेगी। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ जो कि हर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में हमें देखनी पड़ती है वो हमारे पास है कॉमन मोड गेन या कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि आगे आएगी। तो कॉमन मोड गेन हमारे पास किस तरीके से आएगा? कॉमन मोड गेन हमारे पास आता है जब दोनों टर्मिनल्स को आप शॉर्ट करके या एक ही वोल्टेज इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आप दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इधर एक जैसी रजिस्टर की वैल्यूज कंसिडर नहीं की और जनरल केस में सॉल्व किया जा रहा है इसको। तो यहाँ पे वी आई कॉमन मोड है, आगे हम सॉल्व करके देखते हैं कि जी कैसे ये हमारे पास आ सकता है। इधर से तो हमेशा ये एक तरह का ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, हम करंट नहीं डायरेक्टली निकाल सकते, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एक वोल्टेज डिवाइडर के बाद लगा हुआ है। तो इधर अगर हमने वोल्टेज निकालनी है, ये क्या हमारे पास आएगी, VICM यहाँ पे है, तो एक वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, तो इस नोड पे जो वोल्टेज है दैट विल बी R4, बल्कि लिखी हुई है, बार बार मुझे उस तरह टाइप करने की जरूरत नहीं है, R4/R3 प्लस R4 VICM यहाँ पे आ गई। ठीक है, जब यहाँ पे वोल्टेज आ गई तो हमें पता है कि यही वोल्टेज 4A इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओपन लूप गेन इंफिनिटी होने में दोनों वोल्टेजेस ये बराबर होंगी, तो यही वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो अब हम अज्यूम करते हैं कि जी यहाँ से VICM ये है, ये दूसरी तरफ है, तो एक करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा होगा I1, कोई ना कोई करंट होगा, लेबल कर दिया I1। तो यहाँ पे क्या है VICM, इस करंट की अगर वैल्यू निकालनी है आपने तो वो आपके पास ओम्स लॉ अगर आप लगाएंगे, यहाँ पे क्या वोल्टेज है VICM, इधर क्या वोल्टेज है माइनस ये वाले जो है R4/R4 प्लस R3 टाइम्स VICM,
डिवाइड किया R1 पे तो ये आपके पास आ गई। तो इसके अंदर से VICM को कॉमन लिया, R1 को अंदर मल्टीप्लाई किया और थोड़ा सॉल्व किया ना, तो ये आपके पास आ गया इसके बराबर R3/R4 प्लस R3 टाइम्स 1/R1। करंट इधर से फ्लो कर रहा है, वही करंट आपके पास इस R2 में से फ्लो कर रहा होगा। ओहम्स लॉ लगाएंगे इस R2 के अक्रॉस, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि जी ये वोल्टेज ओहम्स लॉ आपके पास, इसको मैं V डैश अगर कह देता हूँ तो ओहम्स लॉ आएगा V डैश माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू I2 R2, जिसके अंदर V आउटपुट अगली तरफ ले जाएं तो V डैश जिसकी ये वैल्यू थी वो हमने इधर लिख दिया ये नोट के ऊपर, और इसमें से क्या करना था, माइनस करना था I2 R2। तो जो होपफुली नेक्स्ट स्लाइड पे इसको किया होगा। अब I2 की वैल्यू भी रिलेटिवली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो R2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा आ गया -R2/R1 R3/R4 प्लस R3 VICM, ये आ गया। ये इस नोड पे वोल्टेज है, ये इतना हिस्सा जो है ये हमारे पास I1 है, ये वो V डैश जिस वोल्टेज को हमने कहा था ये वो वोल्टेज है V डैश। ठीक है, तो ये सारा आप इसको सॉल्व आगे करेंगे तो यहाँ पर से अगर R4/R4 प्लस R3 को कॉमन और V1CM को कॉमन ले लिया जाता है तो 1 आ गया। यहाँ पे R2/R1 आपके पास ये इस तरह से रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस R2/R1 R3/R4 VICM। अच्छा जी, तो ये VICM को डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया कॉमन मोड वोल्टेज गेन, जिसको ACM हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास DC वोल्टेज हो AC वोल्टेज हो हर एक के केस में वैलिड है। V आउटपुट ओवर VICM हमारे पास ये टोटल टर्म आ गई। तो अगर हमारे पास जैसे डिफरेंशियल के केस में हमने कहा था कि R4 R2 के बराबर है और R3 R1 के बराबर है, इस रिलेशन में हम ये प्लेस करें R4 जो है वो R2 के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, R3 R1 के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0, तो ACM 0 आ जाएगा इन द आइडियल केस, अगर ये रजिस्टर सही तरीके से किए गए हैं डिज़ाइन। तो ये तो मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पास जो है बिहेव करेगा, और इसके अंदर जो है हमारे पास जो भी कोई नॉइज़ या कॉमन मोड सिग्नल है उस पर कोई गेन नहीं आ रहा। लेकिन ये भी पॉसिबल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं कि ये रजिस्टर्स 100% मैच करना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ इसी तरीके से आपको पहले भी एक दफ़ा बताई गई थी कि रजिस्टर्स 100% मैच करने में काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज आ जाते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई मिसमैचेस हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके पास कॉमन मोड जो है वोल्टेज पॉसिबली जो है वो आउटपुट पे आ सकती है। तो इन एनी केस जब भी कोई आपके पास इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर कोई वोल्टेज आ रही है उसका कोई ना कोई कॉमन मोड कंपोनेंट होगा, और कोई उसका जो है आपके पास जो जो कि एवरेज आप निकाल सकते हैं करके दोनों टर्मिनल्स का एवरेज वोल्टेज। यहाँ पे वो कैसे एवेल्यूएट किया गया है कि जी ये हमारे पास पूरा है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे ये VI2 है, ये VI1 है, और साथ ही वो रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, वो मैंने नहीं अभी टोटल बनाए, काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स और चीज़ें भी लगी हुई हैं आपके पास। पर ओवरऑल जब आप देखेंगे ये इनपुट साइड के ऊपर, तो इसके अंदर अगर डिफरेंशियल कंपोनेंट निकालना है तो इनका डिफरेंस ले लेंगे और उसको आप डिफरेंशियल गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब कॉमन मोड गेन निकालना है तो वो आपको इन दोनों सिग्नल्स का एवरेज लेके उसके साथ फिर कॉमन मोड गेन से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ज़ीरो है तो ठीक है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, वरना आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
और जब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एवेल्यूएट करनी है तो वो 20 लॉग ऑफ AD/ACM। ठीक है, तो ये हमने पहले भी रिलेशन देखा था। तो डिफरेंशियल गेन कितना है और कॉमन मोड गेन कितना है, ये इनका डिवाइड करने के बाद आपको जो है ये वाला एक्चुअल रिलेशन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ का जो है आप को कुछ ना ज़रा प्रैक्टिकल लिमिटेशंस और चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ। जो ये टिपिकल डिफरेंस एम्पलीफायर है इसका इतना कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और जो है लेकिन कुछ जो है आगे फर्दर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जी इसको और बेहतर करने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम क्या करते हैं बैक एंड के ऊपर वोल्टेज बफर लगा देते हैं। ठीक है, कि वोल्टेज बफर में क्या था कि जी ये प्लस करके इधर VI1 दे दिया, VI1 दे दिया, और जो है यहाँ पे आपने जो है इसको प्लस कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे VI2 दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है जिसके अंदर ना कुछ इससे रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक उससे भी ज़्यादा एडवांस तरीका होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का, जो कि मैं पहले पढ़ाता रहा था लेकिन वो काफ़ी लेंथी उसके सॉल्यूशंस हैं, तो वो मैंने इस बार नहीं इंक्लूड किए। लेकिन आप अपने तौर पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को। तो एक्चुअली आप जब भी कोई अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ईना उसको कहते हैं। तो वो उस केस में जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपके पास 80 dB 100 dB मतलब कि 1 लाख तक या 10,000 तक मिल जाता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी जगह है आप सेंसस का काम कर रहे हैं, नॉइस आ रही है, तो वो उसको एलिमिनेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ना लेक्चर 12 के बाद जो है मैं ये लेक्चर 14 वाली स्लाइड्स खोल रहा हूँ, क्योंकि जो लेक्चर 13 की स्लाइड्स हैं ये कुछ थोड़ा ना नंबरिंग के अंदर उसमें इशू हुआ था। लेक्चर 13 की जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर नॉन लीनियर जो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड सारा पोर्शन जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया। तो वो वाला पोर्शन तो हमने अभी वो स्लाइड नंबर 12 के नाम के अंदर ही पढ़ लिया था, वो उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो वो स्लाइड या लेक्चर नंबर जो है वो 13 के अंदर ही आएगा। पिछले को मैं थोड़ा एडिट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और अपलोड कर देता हूँ ताकि ना कोई प्रॉब्लम उस तरह की आपके लिए ना रहे। तो एक्चुअल हम 12 और लेक्चर 12 और लेक्चर 13 कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको जो है ना थोड़ा सा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की लिमिटेशंस और नॉन आइडियलिटीज़ का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनके केस के अंदर हमारे पास कुछ बैंडविड्थ की लिमिटेशन होती है। ये स्टार्ट में बताया गया था कि जी हमारे पास एक वाइड इन्फिनिट बैंडविड्थ होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं होता। तो वो लिमिटेशन हमारे पास क्या है? अगर आप लोगों ने लेप्लास और बाकी इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, या अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ये बेसिकली हमारे पास एक जो है बॉडे प्लॉट अवेलेबल है। ठीक है, बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। ये क्या करता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर हमें बताता है कि जी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कैसे बता रहा है कि ये लॉग स्केल में फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। मसलन कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में देखा जाए तो ये पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 1 हर्ट्ज। उसके बाद जो है एक स्टेप हम लेते हैं बड़ा मेजर, तो 10 हर्ट्ज होगी। फिर एक और स्टेप लेते हैं तो ये हमारे पास 100 हर्ट्ज हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे पास 1000 है, ये 10,000 है, ये 10,000 के बाद हमारे पास जो है 1 मेगा है, 10,000 100 1000 है, और उसके बाद ये 1 मेगा हर्ट्ज के ऊपर आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह जो है इंक्रीज हो रही है कि 10 टू द पावर ऑफ के अंदर। तो ये एक्स एक्सिस है।
इधर अगर इधर हम जो है एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे जाएं, लॉग स्केल होता है, मतलब कि ये 10 टू द पावर ऑफ 0 है पहला नंबर, 10 टू द पावर ऑफ 1 है, 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर ऑफ 3, इस तरह करके चल रहा है। तो इसके एक स्टेप पीछे आएंगे तो वो हमारे पास होगा 10 टू द पावर ऑफ -1, जिसका मतलब है ये 0.1 हर्ट्स है। उससे पिछला जाएंगे तो वो 0.01 हर्ट्स हो जाएगा। तो याद रखें कि इसके अंदर अगर आपने जीरो फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो वो नेगेटिव पे -इन्फिनिटी पे जाके आपको मिलेगी। डीसी वोल्टेज जो है वो आपको इस पे नहीं मिलनी। लेकिन अगर कोई लाइन जा रही है जो कि सीधी चल रही है -इन्फिनिटी की तरफ, तो वो डीसी पे गेन होगा, वरना इस पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज ही प्लॉट की गई हैं। तो ये तो हमारे पास था एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास जो भी गेन आ रहा था, ठीक है, ए या जी इसको कह लें, ओप एम्प की बात हो रही है तो ये ओपन लूप गेन है तो ए है। तो अगर हम इस ए का मैग्नीट्यूड लें और इसको कर दें कि जी 20 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ दिस थिंग, तो उसके बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए डीबी में। तो अगर लेट से आपके पास जो है यहाँ पे जो गेन है वो 1,00,000 है, 10 टू द पावर ऑफ 5 है, तो 10 टू द पावर ऑफ 5 को लॉग आप लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 5, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 100। तो हमारे पास जो नॉर्मल ओपेम्स हैं उसमें ये 100 आपके पास गेन इधर आता है। तो 100 डीबी का मतलब है कि आपके पास 1,00,000 गेन है। 80 डीबी आता है तो 80 डीबी का मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर ऑफ 4। तो यहाँ पे 1,00,000 है, ये एक और जीरो चलेगा, 1,00,000 गेन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है 10,000 आ गया। 60 डीबी का मतलब है हमारे पास 1,000 आ गया। इसी रिलेशन से आप इधर 1000 पुट करके चेक कर लें कैलकुलेटर। 40 डीबी का मतलब है कि आपके पास 100 गेन आ गया। 20 डीबी का मतलब है 10 गेन है। 0 डीबी का मतलब है 1 गेन। क्योंकि ये 10 टू द पावर के अंदर चल रही है चीज़, तो ये भी उसी तरीके से इस पे 0 कहीं पे नहीं आएगा। उससे नीचे अगर -20 डीबी है, -20 डीबी, तो वो हमारे पास डीबी के अंदर अगर -20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1। फिर -40 डीबी का मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा 0.01। और इस तरह करके ये चलता रहेगा जब तक कि आप जो है -इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच जाते। -इन्फिनिटी पे जाके जो एक्चुअल गेन 0 होगा। तो ये जो बॉडी प्लॉट की स्केल है इसके अंदर हमारे पास ये भी लॉगरिथमिकली इंक्रीज हो रहा है, ये भी लॉगरिथमिकली। तो इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आमतौर पे जिस स्केल पे हम काम कर रहे हैं, ऑप एम्प के गेन्स और बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स पे, तो उसके अंदर हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी बहुत वाइड रेंज पे जाके ना चेंजेस आती हैं। तो पूरी रेंज को सम अप करने के लिए लॉग स्केल इधर यूज़ की जाती है। और गेन्स जो है वो कहीं पे 1,00,000 है तो कहीं पे जाके जो है 0.01 हो जाएगा। अब लीनियर स्केल बनाएं तो उसमें ये चेंज सही तरह डिपिक्ट नहीं होती। तो ये डीबी में इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब दूसरी ये चीज़ आ गई कि जी ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये क्या मतलब, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट, ये क्या चीज़ बता रहा है टोटल। तो यहाँ पे जो हमारे पास गेन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्स। एक साइनोसॉइड जो कि 1 हर्ट्स पे ऑपरेट कर रही है, मतलब कि अगर ये 0 सेकेंड है टाइम के अंदर, तो साइनोसॉइड आपकी ख़त्म होगी
1 सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद है दूसरे सेकंड, इस फ्रीक्वेंसी पे अगर चल रहा है तो अगर आप इनपुट देंगे इस तरह की, तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आउटपुट आपके पास 1,00,000 गुना 100 dB टाइम्स जो एम्पलीफाई होके आएगी और उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहेगा, ठीक है। तो आप जो है अगर इनपुट इस तरह से देते हैं इस हर्ट्ज के ऊपर, तो आपको ये बता रहा है कि कितना गेन आएगा। अगर आप जो है इनपुट सिग्नल जो है वो अपना थोड़ा सा फास्ट देते हैं कि 0 से लेके 10 हर्ट्ज है तो 0.1 सेकेंड के अंदर एक साइकिल पूरा होता है, तो उसको भी गेन तकरीबन 100 dB या उससे थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप जो है अपना सिग्नल और फास्ट करते जाते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट एक ले लेते हैं, तो अगर आपके पास जो सिग्नल चल रहा है, जो साइनोसॉइड आ रही है वो आपके पास आ रही है 10 kHz पे, ठीक है। आपने एक साइनोसॉइड देते हैं अपने फंक्शन जनरेटर से 10 kHz पे, तो उस केस में जो आपके पास आउटपुट आएगी 40 dB का मतलब है आपको गेन आउटपुट इसी तरह की आएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन जो गेन होगा इसके मुकाबले में वो आपके पास होगा 100 गुना, 100 गेन से आएगा। इसी तरह जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, अगर आप जो है 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो है एक साइनोसॉइड देते हैं इनपुट, तो जो आउटपुट आएगा वो आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही आएगा, लेकिन गेन आपके पास होगा 0 dB का मतलब है कि उसी तरह का सिग्नल आ रहा होगा। और अगर हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो आपके पास एम्पलीफिकेशन की बजाय गेन 0.1 0.01 या रिड्यूस होने लग जाएगा। तो जो ये एक खाली जो आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास बता रहा है कि जो ओपन लूप गेन जिसको हम कहते थे कि जी वो इन्फिनिटी है, ऐसे ही हम कह रहे थे ना कि जी ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी करके सारा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग सब कुछ हमने सॉल्व किया, तो वो इन्फिनिटी है पर डीसी के ऊपर। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, लेट से 1 kHz के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो उसकी वैल्यू जो है तकरीबन है 1000। अब डिपेंडिंग ऑन के जी 1000 को अब आप इन्फिनिटी तो नहीं उस तरह कह सकते, ठीक है। या और हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर डीसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल डीसी कोई साइनोसॉइड नहीं है, तब तो चीज़ें वैलिड हैं। पर अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल जो है इसको प्रोवाइड करेंगे तो लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है ओपन लूप गेन इन्फिनिटी हो। अब टिपिकली इस चीज़ को मार्क करने के लिए कि जी कितनी रेंज तक आपके पास जो गेन है वो आपके पास मैक्सिमम रहता है, जैसे ये A0 जिसको 100 dB है, तो उस चीज़ को कहा जाता है बैंडविड्थ, ठीक है। मल्टीपल तरीकों से इसको देखा जा सकता है, बैंडविड्थ। BTH बैंडविड्थ आ गया आपके पास, ठीक है। लेट मी वेरीफाई स्पेलिंग करेक्ट। तो अब हमारे पास जो है ना ये वाला जो एक आम ओप एम्प है, इसमें अगर हम देखें कि जी हमारे पास कितनी देर तक आ रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से ये लाइन चल रही है और यहाँ पे आ रही है माइनस इन्फिनिटी पे कितना हो गया 0 हर्ट्स, और इस पॉइंट पे कितना है 10 हर्ट्स। 10 हर्ट्स माइनस 0 इज इक्वल टू 10 हर्ट्स। तो जो आपके पास बैंडविड्थ है वो है 10 हर्ट्स की, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 हर्ट्स तक जो है का सिग्नल के लिए आप अपना मैक्सिमम गेन अचीव कर सकते हैं, और उससे आगे आपके पास गेन रिड्यूस होता रहेगा। और वो गेन किस तरीके से रिड्यूस होगा, वो आपके पास एक ख़ास रेट पे रिड्यूस होगा।
वो रेट कितना है? वो रेट आपके पास है -20 dB पर डेकेड, जिसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बैंडविड्थ वाली फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, उसके बाद जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी जो है 10 गुना या एक डेकेड बढ़ाएंगे, 10 टाइम्स को डेकेड कहते हैं, एक डेकेड बढ़ाएंगे तो गेन आपके पास 20 dB मतलब 10 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ तक गेन इस तरह है, उसके आगे जो है ये आपके पास 10 गुना जो है रिड्यूस होता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे द यूनिफॉर्म -20 dB पर डेकेड गेन रोल ऑफ शॉन इज टिपिकल ऑफ, ये आमतौर पे इसी तरीके से होता है इंटरनली कॉम्पेंसेटेड ऑप एम्प्स में। The differential open loop gain A of an op amp is not infinite, rather it is finite and decreases with frequency. ठीक है, तो ये गेन के साथ ये इस तरह से होता है। तो ये मैंने आपको पूरा इधर एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ का। तो आमतौर पे अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब गेन का हमने अब किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू देखनी है, तो अब मैं मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? तो मैं मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखूंगा ए ऑफ एस, जहाँ पे एस जो है लेप्लास है आपके पास, अगर पढ़ दिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ए ज़ीरो हमारे पास है गेन एट डी सी या माइनस इन्फिनिटी पे 1 + एस ओवर ओमेगा बी। ओमेगा बी क्या है? ओमेगा बी हमारे पास है ये 2πf होता है, पर वो इसी को कोरस्पॉन्ड करता है 10 हर्ट्ज बैंडविड्थ के ऊपर। ठीक है, और फर्दर हमारे पास क्या होगा कि इसको अगर लेप्लास को अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखते हैं ए ऑफ जे ओमेगा, देन दैट इज इक्वल टू ए ज़ीरो ओवर 1 + जे ओमेगा ओवर ओमेगा बी। इसमें ये ओमेगा बी जो है वो तकरीबन आपके पास 10 हर्ट्ज के करीब फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी ये ओमेगा बढ़ता रहेगा। तो जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बी से बहुत कम है तो ये वाली जो टर्म है ये आपके पास नेगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ए ज़ीरो के बराबर गेन आएगा। जब आपके पास ओमेगा ओमेगा बी के बराबर हो जाता है तो ये वाली टर्म आपके पास तकरीबन 1 के बराबर हो जाती है, तो गेन आधा हो जाएगा। जब ये ओमेगा आपके पास जो है लेट्स से ओमेगा बी 10 है, तो इसके मुकाबले में हम क्या करते हैं 10⁻³ हो जाता है। ठीक है, 1000 हो जाता है, फ्रीक्वेंसी 1000 है, ये 10 था तो ये आपके पास 10⁻³/10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻², 100 आपके पास आ जाता है। तो जो ये गेन है ये 101 गुना कम हो जाएगा। यहाँ पे 101 गुना कम होने का मतलब कितना है? 100 गेन रिड्यूस होने का मतलब है -40 dB। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 से -40 dB होके 60 dB पे आ गया। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके इसी को देख के ये बॉडी प्लॉट बनाया गया। ठीक है, तो ये उसी में फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ों के हिसाब से आपको शो कर रहा है। और ये ओमेगा बी आपके पास जो है बैंडविड्थ है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया। इससे आगे वाला जो पोर्शन है कि कैसे इस सारों के अंदर जो है आपके पास इम्पैक्ट आता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आप पूछ सकते हैं।